हाँ भाई चलो ध्यान दो। जैसे लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो एक पॉइंट तो मेंशन कर दिया था कि कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट हम लोगों के इसमें टेट्राहेड्रल शेप में तो निकल के नहीं आ सकता। तो अगर टेट्राहेड्रल शेप देगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीधा हम लोग उठाते हुए काम कर सकते हैं, तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है अपने लिए। तो फिर उसके बाद जब हम लोग स्क्वायर प्लानर शेप वाले पार्ट की बात कर रहे थे, तो स्क्वायर प्लानर शेप वाले पार्ट में हम लोग के पार्ट में दो तीन केसेस लेकर के हम लोग चल रहे थे। सबसे पहला केस था M A4 टाइप का, दूसरा M A3B टाइप, और तीसरा केस ये डिस्कस किया था M A2B2 वाला पार्ट। तो इसमें हम लोग और डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। जैसे अगर M A2B2 वाले पार्ट की जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर लेके चल रहा है M A2, और उसके अलावा तो हम लोग बी और सी लेकर के चल रहे हैं, मतलब A2 के साथ B2 की जगह पे BC लेकर के चल रहे हैं, मतलब दो और डिफरेंट टाइप के ग्रुप कर रहे हैं। तो इस केस में अगर कंसिडरेशन लेंगे तो स्क्वायर वाला पार्ट तो जैसा है वैसे ही रहेगा। सेंट्रल मेटल M, उसको भी वैसे का वैसे ही छोड़ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग के पास रेफरेंस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। ए के रेफरेंस में ए हो सकता है, ए के रेफरेंस में बी हो सकता है, ए के रेफरेंस में सी हो सकता है। पहले सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, फिर लास्ट में एक बार कंक्लूजन उसका निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे ए के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ए को रेफरेंस बनाए, तो उसमें पॉसिबिलिटी नॉर्मली ट्राई करना इस तरीके से लेने का कि जो यूनिक पोजीशन है उसके हिसाब से काम करेंगे। यूनिक पोजीशन के हिसाब से काम करने का मतलब है, जैसे देख के पता चल रहा होगा तुम लोगों को कि अगर हम लोग ए के रिस्पेक्ट में जस्ट बगल वाले पोजीशन की बात करें तो टोटल दो पोजीशंस है। लेकिन अगर उसके अपोजिट पोजीशन की बात करें तो एग्जैक्टली केवल एक ही पोजीशन है। तो अगर अपोजिट वाले पार्ट में केवल एक पोजीशन है, मतलब वो अपना यूनिक पोजीशन निकल के आ गया। तो हम लोग यूनिक पोजीशन के हिसाब से काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब उस यूनिक पोजीशन पे ग्रुप को चेंज करते हुए आराम से काम करना हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर कंसिडरेशन में आएगा। तो एक ये कंसिडरेशन ले सकते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्रुप वाले पार्ट को जब प्लेस करना शुरू करें, तो सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में ए एक कॉर्नर पे और अपोजिट में वापस ए डाल दिया। तो अब इसके रिस्पेक्ट में बी वाले पार्ट को डालने के लिए दो जगह खाली है, कहीं पे भी बी को डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी सी को डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में एक ही स्ट्रक्चर हो सकता था, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा, ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट पोजीशन पे बी को डाल दिया। तो बी को जब अपोजिट पोजीशन पे डालेंगे तो फिर जो दूसरा ए है उसको डालने के लिए दो पोजीशन थे, कहीं पे भी ए को डाल दिया। तो फिर सी के लिए एक ही ऑप्शन है, ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये ले सकते हैं कि सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में ए के अपोजिट में एक सी को डाल दिया। तो जब ए के अपोजिट में सी को डालेंगे तो उस केस में किसी भी एक पोजीशन पे ए को डाल सकते हैं और इसके अपोजिट वाले पार्ट में बी को डाला जा सकता है। तो एक चीज तो हम लोग देख रहे थे कि अभी ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट में डाला, ए के रिस्पेक्ट में सी को अपोजिट में डाला, ये सेकंड वाले केस में और थर्ड वाले केस में। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट में डाले तो बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो सी वाला पार्ट और ए वाला पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग थर्ड केस में कंसिडर कर रहे हैं। ए के अपोजिट में हम लोग का सी वाला पार्ट है। तो जो ये सेकेंड स्ट्रक्चर है और ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट वो थर्ड वाले केस में भी है। उसके अलावा बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट ये पार्ट थर्ड वाले केस में भी है। तो इसीलिए थर्ड वाला केस कोई नया केस नहीं है, ऑलरेडी हम लोग काउंट करके चल रहे हैं। तो अगर ऑलरेडी काउंट करके चल रहे हैं तो केवल अपने पास दो पॉसिबिलिटी वन और टू कंसिडर करके चल सकते हैं। तो अगर ये केस देगा M A2B C, तो इस केस में ए वाले पार्ट को रेफरेंस बना के चल लेना। ए के सेम साइड में ए और ए के अपोजिट साइड में ए, मतलब ए का डिस्टेंस कम तो सिस स्ट्रक्चर हो जाएगा, ए का डिस्टेंस ज्यादा तो उस केस में ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे पहला वाला केस है। तो सिमिलर टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, इसका मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और सेकेंड वाले पार्ट में सिमिलर टाइप के ग्रुप पास में है, तो इसका मतलब हम लोग सिस स्ट्रक्चर बोलते हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस बनाने के लिए हम लोग को कुछ तो कॉमन पार्ट चाहिए, तभी तो जाके सिस ट्रांस वर्ड यूज कर पाएंगे हम लोग। इस केस में सिस वाला पार्ट और ट्रांस वाला पार्ट वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब ये केस होगा M A2B C टाइप का, तो उस केस में
ए वाले पार्ट को रेफरेंस बना के काम करना, ए वाला पार्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पे और मिनिमम डिस्टेंस पे केवल 2 ही स्ट्रक्चर निकल के आएगा। फिर उसके बाद जो अगला केस है तो उसमें हम लोग जैसे पहले ए में 4 था, चारों ग्रुप सेम थे, फिर एक ग्रुप को डिफरेंट किया, कोई आइसोमर निकल के नहीं आया। फिर उसके बाद 2 ग्रुप को डिफरेंट किया, तो MA2B2 या फिर MA2BC टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। मतलब 2 ग्रुप सेम थे, बाकी दोनों ग्रुप पहले वाले से डिफरेंट थे बट आपस में सेम थे। फिर उसके बाद 2 ग्रुप सेम थे और बाकी जो दोनों ग्रुप थे वो आपस में भी डिफरेंट थे। तो अब इसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी है हम लोगों के पास कि हम लोग का सारा जो ग्रुप है वो डिफरेंट होता चल जाए। मतलब 5वें नंबर में ये कंसिडरेशन ले सकते हैं, एम के साथ ए वाला पार्ट एक ही रहेगा, उसके अलावा बी वाला पार्ट एक ही रहेगा, सी वाला पार्ट एक ही रहेगा, डी वाला पार्ट एक ही रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा कंसिडरेशन ले MA B2C, तो ये एग्जैक्टली MA2BC के जैसा ही है। A2 के जगह पे बस यहाँ B2 आ गया और B के जगह पे A आ गया, C वाला पार्ट तो सेम था। तो ये दोनों कैसे सेम है, इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग चारों ग्रुप्स को अलग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। मतलब सेंट्रल एटम से जो चारों ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, ये सारे के सारे ग्रुप्स एग्जैक्टली डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट भी हुए तो सिंपली बस वही काम करना है कि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शायद शो कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले के केसेस में कर पा रहे थे, तो यहाँ तो करना आराम से पॉसिबल है। अब यहाँ पे जब हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे तो कंसिडरेशन में बस वही चीज लेना, कोई एक पॉइंट पे ए को डाला तो ए के रिस्पेक्ट में जो यूनिक पोजीशन है वो केवल एक ही है, अपोजिट वाला पार्ट। क्योंकि एडजेसेंट में 2 पोजीशंस है, तो इसलिए एडजेसेंट को छोड़ देना, केवल यूनिक पोजीशन के हिसाब से काम करना। तो इस केस में ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट में डाला, एक पॉसिबिलिटी, या फिर ए वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में सी को अपोजिट डाला, दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर ए वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में डी को अपोजिट डाला, तीसरी पॉसिबिलिटी। तो करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब पहले में ए बी, दूसरे में ए सी, तीसरे में ए डी, ये 3 पॉसिबिलिटी हम लोग कंसिडर करके चल लिए। अब बाकी क्या बचा कि जब हम लोग बी को अपोजिट में डालेंगे तो इस केस में सी के लिए 2 पोजीशंस है, कहीं पे भी सी को डाल दो तो डी के लिए एक ही पोजीशन अवेलेबल हो पाएगा, पहला। दूसरे वाले केस में बी के लिए 2 पोजीशंस है, कहीं पे भी बी को डाल दो तो डी वाला पार्ट जस्ट अपोजिट में एक ही ऑप्शन है। फिर उसके बाद सी वाले पार्ट को किसी भी पोजीशन में डाल दो, तो यहाँ से डी वाले पार्ट को हम लोग आराम से किसी भी, सॉरी डी तो डाल ही चुके हैं, यहाँ पे हम लोग बी वाले पार्ट को एक पोजीशन में डाल के आराम से काम कर सकते हैं। पहला काम, ए के रिस्पेक्ट में बी वाले पार्ट को डाले, सी को डाले, फिर डी वाले पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में डाले, तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज निकल के आया। मान लो सिमिलर टाइप का काम हम लोग बी वाले पार्ट के लिए करते हैं। मान लो हम लोग ये काम करते हैं, स्क्वायर वाले पार्ट में जो सेंट्रल मेटल है उसमें इस बार बी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ए के रिस्पेक्ट में तो ए के रिस्पेक्ट में बी, ए के रिस्पेक्ट में सी, ए के रिस्पेक्ट में डी, ये तो हम लोग देख चुके थे। तो बी के रिस्पेक्ट में बात करता है, तो बी के अपोजिट में जो जगह खाली है वहाँ पे अपोजिट कॉर्नर में एक ही पोजीशन है यूनिक, तो वहीं पे ग्रुप को फिल किया करो। अगर भूल गए तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब बी के रेस्पेक्ट में अपोजिट में ग्रुप को डालना है तो ए को डाल सकते हैं, बट हम लोग ऑलरेडी बी के रेस्पेक्ट में ए को अपोजिट में पहले वाले स्ट्रक्चर में डाल के काम कर चुके हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो बी के रेस्पेक्ट में सी को डालते हैं, एक पॉसिबिलिटी, या फिर बी वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में डी को डालते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। ए को तो काम कर चुके थे, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। फिर उसके बाद जो बाकी बचे ग्रुप्स हैं तो उसमें ए हो जाएगा और डी वाला पार्ट, और दूसरे वाले केस में भी ए एंड सी वाला पार्ट प्लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी ऐसा ले सकते थे कि सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में जो हम लोगों का सी वाला पार्ट है उसके अपोजिट में बात करते हैं। तो सी के रिस्पेक्ट में ए हम लोग काउंट कर चुके थे, सी के रिस्पेक्ट में बी भी काउंट कर चुके हैं हम लोग, अब बचा एक ही ऑप्शन सी के रिस्पेक्ट में डी, तो उसको बना देते हैं, बाकी बचा ए और बी। तो ये 6 स्ट्रक्चर्स नॉर्मली होने चाहिए थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग जैसे एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चर 1 to 3 की बात करें तो वो तो बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में सी, ए के अपोजिट में डी है, तो ये तो कभी भी सेम नहीं हो सकता। फोर्थ वाले पार्ट की बात करें अगर, तो बी के रिस्पेक्ट में सी को अपोजिट में डाला था ऐसा बोल रहे थे, लेकिन इसके वजह से हम लोगों का जो ग्रुप ए वाला पार्ट है
उसके रिस्पेक्ट में डी वाला पार्ट अपोजिट में चला गया। और ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर थर्ड वाले पार्ट में कंसिडर कर चुके थे, जहाँ पे ए के अपोजिट में डी था, तो बाय डिफॉल्ट बी के अपोजिट में सी आ गया। तो इसका मतलब थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो ये फोर्थ स्ट्रक्चर अपने काम का नहीं होगा, इसको छोड़ सकते हैं, पहला केस। दूसरा, अगर हम लोग बी के रिस्पेक्ट में डी को अपोजिट में डालेंगे तो उसके वजह से ए के रिस्पेक्ट में सी वाला पार्ट अपोजिट आ जाएगा। तो जब ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट आएगा तो ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर 2 में ऑलरेडी कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर 2 में ए के रिस्पेक्ट में जब सी अपोजिट था तो बाय डिफॉल्ट बी के रिस्पेक्ट में डी वाला पार्ट अपोजिट निकल के आ गया था। तो बी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट है और ए वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट है, ये ऐसा स्ट्रक्चर 2 में ऑलरेडी दे रखा। तो ये भी स्ट्रक्चर अपने काम का नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं, तो इसको भी छोड़ दिया। तो इसके बाद अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगले वाले केस में सी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट है, जिसके वजह से बाय डिफॉल्ट ए वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में बी वाला पार्ट अपोजिट चला गया। तो ऐसा हम लोग पहले स्ट्रक्चर में काउंट कर चुके हैं। ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट, तो सी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट। इसका मतलब स्ट्रक्चर 6 वाला पार्ट भी ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो 4, 5, 6 तीनों अपने किसी काम का नहीं रहा। इसका मतलब आराम से हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगर याद रहा एम ए बी सी डी के स्ट्रक्चर में 3 पॉसिबिलिटीज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं रहा तो यूनिक पोजीशन मतलब डायगोनली अपोजिट पोजीशन के हिसाब से काम कर सकते हैं कि ए को रेफरेंस मानो, डायगोनली अपोजिट पे बी डाला, सी डाला और डी डाला, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर जब हम लोग स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इन 4 के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इन 4 तो नहीं, सॉरी इन 5 पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग चारों ग्रुप डिफरेंट कर चुके हैं। तो अब कोई 5वां ग्रुप तो डिफरेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट केस वाले पार्ट में आराम से मूव कर सकते हैं, जिसमें अपना नेक्स्ट पॉसिबिलिटी निकल के आना चाहिए। पहला टेट्राहेड्रल था, दूसरा हम लोग के पास स्क्वायर प्लानर था, और तीसरा पार्ट स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप, या फिर इसी चीज को हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आइदर sp3 d2 होना चाहिए या फिर d2 sp3 होना चाहिए, मतलब आइदर इनर डी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या फिर आउटर डी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल एटम से 6 ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछेगा, तुम लोगों को तो एटलीस्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर 6 ग्रुप्स अलग कर दिए तो फिर तो मान के चलो कि मतलब 10-12 मिनट 15 मिनट ऐसे ही सवाल सॉल्व करने में लग जाएगा। तो इसलिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे कंसिडरेशन तो हम लोग आराम से यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, ये एक पार्ट थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है। तो बस इसमें एक चीज कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग कोई भी 2 ग्रुप्स को अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिए और उन दोनों अपोजिट डायरेक्शन से ग्रुप्स को हटा दिए तो अपना काम हो जाएगा। हटाने का मतलब है, जैसे ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं कि अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चले, एक सेकेंड, मान लो इस टाइप का कंसिडरेशन लेकर के चल रहा है, स्क्वायर वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा एंगल पर रोटेट कर रखे हैं, और उसके अलावा फिर अपने पास पॉसिबिलिटी ये है कि सेंट्रल वाले पार्ट से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ऊपर के डायरेक्शन में और एक वर्टिकल लाइन नीचे के डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल का बेसिक मतलब तो सबको मालूम है ही कि हम लोग एक स्क्वायर वाले पार्ट के सेंटर से एक लाइन ऊपर एक लाइन जस्ट नीचे के डायरेक्शन में जब अटैच करते हैं, तो उसके बाद हम लोग ऊपर वाले पॉइंट को इन 4 पोजीशन से आराम से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। सिमिलर टाइप से हम लोग नीचे वाले पॉइंट से जब इन सबको अटैच करेंगे, जब नीचे वाले पॉइंट से इन सबको अटैच करेंगे, तो नीचे वाले पॉइंट से अटैच करने पे भी हम लोग का सिमिलर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा, जब नीचे से भी स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ऐसा हम लोग कंसिडरेशन लेकर के आराम से चल सकते हैं। तो इस केस में स्क्वायर बाय पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आता है। ये चीज सॉलिड स्टेट में भी देखा होगा। इस सॉलिड स्टेट में हम लोग एक एफसीसी यूनिट सेल वाले पार्ट में आराम से स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर ऑक्टाहेड्रल शेप वाला पार्ट आराम से बनाते हुए काम कर सकते हैं।
ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, तो शायद याद होगा कि इसमें टोटल 8 फेसेस होते हैं, ऊपर के साइड में 4 फेसेस, उसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम लोगों के पास एक स्क्वायर दे रखा और उस स्क्वायर वाले पार्ट में एक सेंटर वाला पॉइंट अगर कंसिडर करें, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक फेस यहाँ से आराम से कंसिडर कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। उसके अलावा दूसरा फेस आराम से ये कंसिडर कर सकते हैं, तो ये दूसरा फेस वाले पार्ट के लिए कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा। फिर तीसरा फेस हम लोग मान लो ऐसा कंसिडर कर ले, तो टोटल यहाँ पे 4 फेसेस होंगे, जिसमें से एक हम लोग ये फेस कंसिडर कर सकते हैं जिसको हाईलाइट कर रहे हैं येलो कलर से। उसके अलावा दूसरा फेस इस साइड में कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा फेस वाला पार्ट आराम से ग्रीन कलर से मेंशन कर देते हैं। अरे यार, हाँ, तीसरा फेस वाला पार्ट इस साइड में कंसिडर कर सकते हैं आराम से। और उसके अलावा चौथा फेस वाला पार्ट हम लोग सबसे पहले साइड में कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे एक पिरामिड है अगर, तो पिरामिड का एजम्पशन ऐसा लेते हुए चल सकते हैं कि पिरामिड का बेस अगर स्क्वायर है, तो उसमें जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट है, जब उस टॉप मोस्ट पॉइंट से सारे के सारे उस स्क्वायर बेस के कॉर्नर्स को मैच कराएंगे तो वहां से 4 फेसेस निकल के आएंगे। तो एक स्क्वायर पिरामिड वाले पार्ट में 4 फेसेस निकल के आएंगे, जो यहाँ पे हम लोग के ऊपर वाले हाफ में आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो सिमिलर टाइप से नीचे के हाफ में भी हम लोग के पास टोटल 4 फेसेस निकल के आना चाहिए। तो टोटल मिला करके हम लोग आराम से 8 फेसेस की बात कर सकते हैं। तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल शेप वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर केवल 4 फेस होता है तो उस केस में हम लोग टेट्राहेड्रल शेप आराम से वर्ड यूज करते हुए काम करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो 4 स्क्वायर के कॉर्नर्स है, ये सारे के सारे कॉर्नर पोजीशन वाले पार्ट, ये कॉर्नर पोजीशंस एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है चारों में। इनफैक्ट ये जो बिल्कुल ऊपर का पॉइंट है जो पहले स्ट्रक्चर में दे रखा, और जो सबसे नीचे का पॉइंट है, ये वाले दोनों के पोजीशंस भी आपस में सेम है। और इसके अलावा ये जो ऊपर और नीचे के पोजीशंस है, ये स्क्वायर वाले भी चारों पोजीशन से सेम है। शायद एक चीज याद होगा तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑक्टाहेड्रल शेप में या स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप वाले पार्ट में कोई भी बॉन्ड हम लोग अलग कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, सॉरी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। लेकिन कभी भी स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन जैसा कंसेप्ट नहीं होता। एक्सियल इक्वेटोरियल तब बोलेंगे जब दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, बट स्क्वायर बाय पिरामिडल में या ऑक्टाहेड्रल बोल लो, इन दोनों में मतलब इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, सारा बॉन्ड लेंथ सेम होता है, सारा बॉन्ड एंगल सिमिलर टाइप का होता है, तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इसलिए कभी भी एक्सियल बॉन्ड या इक्वेटोरियल बॉन्ड हम लोग वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में जैसे एक कंसिडरेशन ये ले सकते हैं, अगर पहला वाला स्ट्रक्चर ढंग से देखो तो इसमें एक कंसिडरेशन लिया जा सकता है कि हम लोग का जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसके प्लेन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ऐसा कर सकते थे कि अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्वायर लेके चल रहे थे, तो हम लोग अगर चाहे तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में भी स्क्वायर वाला पार्ट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये भी एक स्क्वायर के जैसा, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, ये भी एक स्क्वायर के जैसा बिहेव करेगा। और जब ये पार्ट स्क्वायर के जैसा बिहेव करेगा, तो उस केस में जो लेफ्ट और राइट का कॉर्नर है, ये दोनों के दोनों पार्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। दूसरा भी हम लोग आराम से प्लेन मान सकते हैं। मान लो यहाँ से इसको ज्वाइन किया, जो ग्रीन लाइन से डिनोट कर रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग आराम से एक स्क्वायर वाले पार्ट का कंसिडरेशन ले सकते हैं। और उस पोजीशन में जब हम लोग इसको स्क्वायर मानेंगे ग्रीन वाले पार्ट को, तो हम लोग का जो कॉर्नर है जिसको येलो से मार्क कर रहा है, या फिर दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, चलो रेड से मार्क कर लेते हैं, ये दोनों कॉर्नर वाले पार्ट हम लोग के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दो बॉन्ड्स है उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे। खैर, जैसे हम लोग जब यहाँ पे मतलब इस पार्टिकुलर शेप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि इसमें यूनिक पोजीशन क्या होगा। तो अगर मान लो कि इस डायग्राम को फिर से हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम लोग को यूनिक पोजीशन निकालना है, तो यूनिक पोजीशन निकालने के लिए हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं आराम से कि हम लोग के स्ट्रक्चर में स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप अगर दे रखा, तो अगर हम लोग यूनिक पोजीशन की बात करें, तो यूनिक पोजीशन का मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लोग का ऊपर वाला पॉइंट हुआ,
तो इस ऊपर वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में यूनिक पोजीशन केवल ये नीचे वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह का डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन केवल एक है, जबकि एडजेसेंट वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 पोजीशंस अवेलेबल है। मतलब ऊपर वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो एडजेसेंट में ये चारों के चारों पोजीशंस अवेलेबल है। तो एडजेसेंट के रिस्पेक्ट में बात मत करना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन काफी ज्यादा निकल के आएगा। हमेशा यूनिक के रिस्पेक्ट में बात करना। तो ऊपर वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यूनिक पोजीशन सीधा नीचे वाला पार्ट हो जाता। अगर हम लोग मान लो ये ग्रीन वाले कॉर्नर की बात करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में यूनिक पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में ग्रीन वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये रेड कॉर्नर की बात करते हैं, तो उसके अपोजिट वाले पार्ट में एक यूनिक पोजीशन रेड कॉर्नर वाला पार्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता था। तो यहाँ जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे तो हमेशा यूनिक पोजीशन पे ग्रुप को प्लेस करना शुरू करेंगे, बट उसमें और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि यूनिक पोजीशन पे ग्रुप आया, अब बाकी दोनों ग्रुप में भी पॉसिबिलिटीज है बहुत सारी। करेंगे, क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तुम लोग को याद नहीं रखना होगा, मेरे हिसाब से तुम्हारे काम का एकदम नहीं है। खैर, जैसे सवाल ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये चेक करना है। तो बस यही देखना होगा कि हम लोग दो ग्रुप्स को अपोजिट डायरेक्शन में डाल सकते हैं, और बाकी दो ग्रुप्स वाले पार्ट को हम लोग कभी एडजेसेंट पोजीशन पे डाल सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लो पहला केस लेकर के चले, अगर कि एम ए के साथ 6 दे रखा, तो जब एम ए के साथ 6 होगा तो उस केस में अपने स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर हम लोग ए को अपोजिट मतलब ए को ऊपर वाले पार्ट पे डाले, तो फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग सेकंड वाले ए को अपोजिट में डाल देते हैं, और उसके बाद 4 ए बाकी रह गए। और ये जो स्क्वायर प्लेन दिख रहा था इसमें चारों पोजीशन सेम है, तो ए वाले पार्ट को कहीं पे भी डाल के काम कर सकते थे। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है, बट इसके अलावा कोई दूसरा एटम ही नहीं है। उसके अलावा भी जो ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे ए एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग ट्राई किए थे कि ए के रिस्पेक्ट में ए को अपोजिट डाल दिया, बट उसके अलावा बाकी भी तो सारे ग्रुप्स ए है। मतलब अपोजिट पोजीशन पे कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं है डालने के लिए जिसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर पाए। अगर कोई दूसरा ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमर वाला पार्ट यहाँ पे बनाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी, उस चीज को हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। तो अगर MS6 टाइप स्ट्रक्चर दिया तो सीधा छोड़ दो, अपने काम का नहीं होगा। दूसरा केस, एक ग्रुप को चेंज कर देते हैं। मान लो हम लोग ऐसा ले लेते हैं MA5B टाइप। तो MA5B टाइप लेके चलेंगे तो इस केस में स्क्वायर वाला पार्ट कंसिडर कर लिया, और उसके अलावा स्क्वायर वाले पार्ट में एक ऊपर रखा, और एक पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चलते हैं कि हम लोग बी वाले पार्ट को नीचे रख देते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, समझने के लिए ज़्यादा आसान होगा। सबसे यूनिक आइटम बी वाला पार्ट है, तो बी वाले पार्ट को ऊपर रखा। अब इसके अपोजिट में ग्रुप को रखना है, तो अब इसके अपोजिट पॉइंट पर अगर ग्रुप को रखना है तो बाकी बचे ग्रुप सारे के सारे ए हैं। इसका मतलब अगर हम लोग पहली बार में कोई एक ए आइटम को रखे तो अगले बार रखने के लिए भी यही आइटम होगा, अगले बार रखने के लिए भी यही आइटम होगा, अगले बार रखने के लिए भी यही आइटम होगा। इसका मतलब कोई दूसरा आइटम यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इसको भी छोड़ सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, एक और ग्रुप को हटा देते हैं MA4, और इस बार B2 लेके चलते हैं। तो हम लोग का जो नंबर ऑफ एटम्स छोटा वाला है, मतलब बी वाला पार्ट, ये ज्यादा छोटा दिख रहा, इसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं पहले, तो हम लोग आगे बाकी कंसिडरेशन देखेंगे। तो जब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस केस में ऊपर बी दे रखा था और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप को डालना है। तो एक काम कर सकते हैं, ए को डाल दिया पहले, और जब ए को डाला अपोजिट पोजीशन पे तो दूसरा ग्रुप यहाँ पे डालने के लिए बी अवेलेबल है। मतलब एक और पॉसिबिलिटी लेके चल सकते थे कि अगर हम लोग इसी पोजीशन वाले पार्ट में ऊपर के बी के रिस्पेक्ट में नीचे बी डाल दे, तो डेफिनेटली पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्टेंस ज़्यादा है पहले वाले स्ट्रक्चर में, जबकि दूसरे वाले केस में बी के रिस्पेक्ट में बी वाले पार्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं। मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ही करेगा। अब अगर करेगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। तो उस केस में जब हम लोग बी वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में ए वाले पार्ट को अपोजिट में डालेंगे, तो इसके बाद हम लोगों के पास फिल करने के लिए 3 ए एटम हो गया और एक बी एटम हो गया।
तो पहले एक काम करते हैं, पहले बी एटम को डालते हैं क्योंकि उसका नंबर छोटा है। तो जब बी वाले पार्ट को डालेंगे तो चारों पोजीशंस इस स्क्वायर में खाली है, चारों पोजीशंस सेम टाइप के हैं, तो कहीं पे भी बी को डाल दिया। फिर बचा ए वाला पार्ट। तो अब यहाँ पे 3A है। पहले ए वाले पार्ट को डालने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको अपोजिट पोजीशन पे डाल दिया, किसी दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको। ट्राई करते हैं कि पहले हम लोग अपोजिट पोजीशन को फिल कर देते हैं। तो उसके बाद क्या बचेगा, तो उसके बाद बचने के लिए या फिर उसके बाद फिल करने के लिए अपने पास 2 पोजीशंस है। अब 2 पोजीशंस में ए वाले पार्ट को कहीं पे भी डालो तो उसके अपोजिट में ए वाले पार्ट को डालेंगे, यही एक ऑप्शन निकल के आएगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन कंसिडर करने लायक नहीं है। तो फिर जब दूसरे वाले केस की बात करेंगे, तो दूसरे वाले केस में हम लोग के पास टोटल 4 ए एटम था और टोटल 2 बी एटम था। दोनों बी एटम तो कंसिडर कर चुके हैं, मतलब 4 ए एटम प्लेस करना है। तो चारों पोजीशन सेम है, कहीं पे भी ए को डालो। तो उसके बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन में ए को डाल दिया। फिर बाकी 2 पोजीशन बचा, कहीं पे भी ए को डालो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में जो पहला स्ट्रक्चर बनता है और दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, बस एक ही डिफरेंस है। पहले वाले केस में जो बी वाला पार्ट है उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा बी है वो 90 डिग्री पे है, तो दूसरे पेन से मार्क कर दे रहे हैं। पहले वाले केस में जो बी वाला पार्ट है वो दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे है। जबकि दूसरे वाले केस में दोनों बी वाला पार्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे है। 180 डिग्री से हम लोग कम डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, मतलब सॉरी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। अगर एक ही जगह से 2 डंडे को बांध रखा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री पे आएगा। इसका मतलब पहले वाले केस को छोड़ देते हैं, पहले दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले केस में हम लोग के पास ट्रांस स्ट्रक्चर है, जबकि पहले वाले केस में हम लोग के पास सिस स्ट्रक्चर दे रखा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कम है। तो इस केस में 2 स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी थी, बी वाला पार्ट कम डिस्टेंस पे सिस स्ट्रक्चर, बी वाला पार्ट ज्यादा डिस्टेंस पे मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर। ये 2 के अलावा कोई भी तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में जब यूनिक पोजीशन की बात कर रहे थे तो केवल 2 ही पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा था। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये तो अगर हम लोग MA4B2 लेके चले तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। और अगर करेगा भी तो उस केस में कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर होंगे, तो हम लोग सीधा याद रख सकते हैं अगर MA4B2 टाइप का स्ट्रक्चर है तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। वैसे सिंपल सा केस है, इसको याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से डायरेक्टली बना के भी सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, बहुत सिंपल केस है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म थोड़ा याद रखना होगा, अगर याद रखो तो ज्यादा बेटर है, वो भी तुम्हारे काम का मेरे हिसाब से तो नहीं होता। चलो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ए वाले पार्ट के चारों ग्रुप सेम है और B2 की जगह पे हम लोग BC ले लेते हैं। तो इसमें भी जो एटम्स नंबर में कम है उसके रिस्पेक्ट में बात करो, रेफरेंस बनाना आसान हो जाएगा। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अगर स्क्वायर बाई पिरामिडल लेकर के चले हम लोग शेप, तो पहले एक पोजीशन पे बी को डाल दिया और बी के अपोजिट में हम लोग ग्रुप को डाल रहे हैं। तो अगर बी को एक जगह पे डाल दिया तो अपोजिट में डालने के लिए अब अपने पास 2 ही पॉसिबिलिटी है। आइदर अपोजिट में हम लोग ए वाले पार्ट को डाल दें, एक पॉसिबिलिटी, या फिर हम लोग अगर इसी स्क्वायर पैनल शेप को लेकर के चले तो इसके इसमें बी के रिस्पेक्ट में अपोजिट वाले साइड में हम लोग आराम से, एक सेकेंड, बी के रिस्पेक्ट में अपोजिट वाले साइड में हम लोग आराम से किसी दूसरे आइटम में सी वाले पार्ट को डाल सकते हैं। मतलब बी को फिक्स कर दिया है तो उसके अपोजिट में डालने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो आइदर बी के रिस्पेक्ट में फिर ए को अपोजिट डाल सकते हैं और फिर दूसरा ऑप्शन बच गया सी को अपोजिट डाल सकते हैं, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में कोई नया आइटम तो अब यहाँ से निकल के नहीं आ रहा, केवल ये 2 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मान लो कि हम लोग सेकेंड वाले केस की बात करें पहले, तो जब बी के अपोजिट में सी को डाला तो ए को डालने के लिए 4 पोजिशन है, 4 ए ग्रुप है, 4 सिमिलर पोजिशन है, कहीं पे भी ए को डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आएगा। जबकि पहले वाले केस में हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले सी वाले पार्ट को डालते हैं, तो चारों पोजीशन सेम टाइप के हैं, कहीं पे भी सी को डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर अब 3 पोजीशन ए के लिए बचा और तीनों पोजीशन सेम टाइप का है, तो पहले डायगोनली अपोजिट पे डाल दिया, फिर उसके बाद एडजेसेंट वाले पार्ट पे ग्रुप को प्लेस किया सी के रिस्पेक्ट में। तो ये 2 ग्रुप्स निकल के आएंगे और ये 2 स्ट्रक्चर के अलावा कोई तीसरा स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा, क्योंकि बी रेफरेंस लेके चले थे तो 2 ही यूनिक पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही थी। इसका मतलब इसमें भी केवल 2 स्ट्रक्चर होगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा बट 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। सिस ट्रांस बोलना है तो सर बोला आवाज जा नहीं आ रहा। सकता है।
किसी को नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है सर। आ रहा है सर। आंधी तूफान आ रखा है इसलिए तुम्हारे आवाज नहीं जा रहा वो शायद। साइक्लोन आने वाला है सुनने में आया है। हाँ। उसमें भी सुपर साइक्लोन। पहले ये पुरुलिया वालों को पकड़ेगा, उधर साइड से आ रहा है ना, नीचे साइड से। हाँ। देख लेना उधर जा तो दौड़ भी जाएगी। उड़ गई तो अच्छा, नहीं तो इस साल तो एकदम क्या जो हो रहा है, माथा खराब। अरे गजब है यार, लॉकडाउन में घर में बैठने का मौका मिल रहा है, पता नहीं क्या तकलीफ लोगों को। घर में मौका बैठे मिला था। पागल हो जा रहे हैं। घर में बैठे बैठे कोई क्यों पागल होगा, हम तो चिल मार करके सोएंगे यार। मूवी देखो, सोएंगे, पढ़ाई करेंगे, काम ही क्या है, बाहर क्यों जाना है हमको। कोई गर्मी का मौसम है। चलो ठीक है, साइक्लोन के टाइम में छत पे चले जाना, मजा आ जाएगा तुमको। चलो भाई ध्यान दो। हाँ तो जब यहाँ वाले केस में हम लोग कंसंट्रेशन लेके चलेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो दो पॉसिबिलिटीज में एक तो बी के अपोजिट में ए वाला पार्ट लेके चल गए, दूसरा बी के अपोजिट में सी वाला पार्ट लेके चल गए। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे सिस ट्रांस वर्ड यूज करना यहाँ थोड़ा मुश्किल चीज है। नॉर्मली जब हम लोग सिस ट्रांस की बात करते हैं तो सिमिलर एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो सिस ट्रांस बोलना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बी और सी को रेफरेंस लेवल बनाए कि बी के रिस्पेक्ट में ए को रेफरेंस लेवल बनाए, ये नहीं हम लोग बोल सकते। तीन अलग अलग टाइप के ग्रुप से रखे। तो अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं बोलने के लिए या समझने के लिए कि जो हम लोगों का पहला वाला स्ट्रक्चर है, उस पहले वाले स्ट्रक्चर में केवल दो ए एटम्स हैं जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और बाकी सारा का सारा 90 डिग्री पे, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो केवल दो एटम्स ए वाले पार्ट के मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे, मतलब यहाँ वाले पार्ट में सबसे लोएस्ट पॉसिबल डिस्टेंस सारे के सारे सिमिलर एटम्स के बीच में निकल के आ रहा था। जबकि दूसरे वाले केस में ए के अपोजिट में ए दो केसेस में निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब दूसरे वाले केस में ट्रांस स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी दो जगह से निकल के आ रही है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंसेस सिमिलर टाइप के ग्रुप के दो जगह से निकल के आ रहे हैं। तो हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांस बोलते हुए आराम से काम कर लेंगे। बोलना उतना सही नहीं है, बट सिस ट्रांस हम लोग समझने के लिए आराम से ऐसा कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। तो इस केस में ये दो पॉसिबिलिटीज जो हम लोग लेके चल सकते हैं फोर्थ वाले पार्ट में कि MA4BC स्ट्रक्चर होगा तो ये कंसिडरेशन होगा। वैसे एक और पॉसिबिलिटी है, जैसे ये जो केस लेके चल रहे थे MA4B2, तो अगर हम लोग इस MA4B2 वाले स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो ऐसा भी तो कर सकते थे कि MA4 है और B2 वाले पार्ट के जगह पे एक बाइडेंटेड लिगेंड है। फिर यहाँ भी कंसिडरेशन ले सकते कि तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल एस में शो करेगा कि नहीं करेगा। तो एक चीज है बाइडेंटेड लिगेंड में कि इसमें एक कंडीशन फिक्स होता है। अगर हम लोग के पास स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, या इनफैक्ट अच्छा स्क्वायर प्लानर में भी इस चीज को डिस्कस नहीं किया था, खैर समझ लेना खुद से। हम लोग के पास अगर स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो एक चीज बिल्कुल फिक्स्ड होगा बाइडेंटेड लिगेंड में, कभी भी लिगेंड्स को ज्यादा डिस्टेंस वाले पोजीशन पे एक ही साथ अटैच नहीं कर सकते। ज्यादा डिस्टेंस वाले पोजीशन का मतलब डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे एक ही बार में अटैच नहीं कर सकते। जैसे अगर EN वाले पार्ट को ऊपर साइड से अटैच करना शुरू किया, तो अगर ऊपर साइड से अटैच कर रहे हैं इसका मतलब उस EN के जो दूसरा बॉन्ड है, दूसरा वैलेंसी है, उसको नीचे वाले साइड पे कभी भी अटैच नहीं कर सकते। हमेशा एडजेसेंट वाले पार्ट पे ग्रुप को अटैच करेंगे। मतलब अगर हम लोग ऊपर वाले एटम के रिस्पेक्ट में बात करें कि EN के एक बॉन्ड को यहाँ डाला, स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन डायमीन वाले पार्ट में, तो एक नाइट्रोजन वाले पार्ट को अगर ऊपर वाले पार्ट से अटैच कर दिया, तो दूसरे नाइट्रोजन के लिए अपने पास ये केवल 4 पोजीशंस अवेलेबल होंगे जो कि एडजेसेंट जगह पे होंगे। और ऐसा कंसिडरेशन हम लोग डायग्राम में लेके चल सकते हैं कि EN वाला पार्ट इस टाइप का एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 कार्बन और कार्बन से नाइट्रोजन वाला पार्ट। तो हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को हमेशा इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में, सर्कल भी नहीं एक आर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। तो अगर ऊपर वाले पार्ट से EN के नाइट्रोजन का एक पार्ट बॉन्ड किया, तो बाकी 4 पोजीशन ये अवेलेबल है, केवल इन्हीं पोजीशन पे हम लोग दूसरे बॉन्ड को लगा सकते हैं। नीचे वाले पोजीशन पे या डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे कभी भी ग्रुप को नहीं डाल पाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स्ड केस है, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो अगर मान लो कि हम लोग EN के लिए बात करते हैं, इथाइलिन डायमीन, तो इस केस में स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले, और अगर हम लोग मान लो ऊपर वाले साइड में EN लगाते हैं, तो ऊपर वाले साइड में EN लगाने का मतलब है कि बाकी सेकेंड पार्ट जो है इसका,
वो इन चारों में से हॉरिजॉन्टल में से कहीं एक ही पे लगाना पड़ेगा। जब कभी भी हम लोग डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे ग्रुप को नहीं डाल सकते, तो अगर ऊपर en है इसका मतलब नीचे हमेशा a आएगा, या हमेशा डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे a आएगा। जैसे अगर मान लो कि हम लोग ये ब्लू वाले एटम पे en के एक बॉन्ड को डालते हैं, तो डायगोनली अपोजिट में हमेशा a आएगा। अगर हम लोग ये रेड वाले पार्ट को कंसिडर करें, इस पे en के एक बॉन्ड को डालते हैं, तो डायगोनली अपोजिट पे हमेशा a आएगा। इसका मतलब en ऊपर होता तो डायगोनली अपोजिट पे हमेशा a होता। अगर ब्लू वाले पोजीशन पे होता है तो डायगोनली अपोजिट में a ही दिखाई देता। अगर रेड वाले कार्बन एटम को लेके चलते तो भी डायगोनली अपोजिट पे a ही दिखाई देता। इसका मतलब यहाँ पे कभी भी हम लोग यूनिक पोजीशन, डायगोनली अपोजिट पोजीशन हमेशा यूनिक होता है। उस पोजीशन पे कभी भी किसी दूसरे ग्रुप को नहीं डाल पा रहे हैं, या फिर en के ही दूसरे बॉन्ड को नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। हमेशा यहाँ पे केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाएगा। en यहाँ डालो तो बाकी सारे पोजीशन से a वाला पार्ट, अगर en यहाँ डाले हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो देख के लग रहा है कि सर पहले वाले पार्ट में तो डायग्राम ऊपर से नीचे तक का था, लेकिन अभी जस्ट मेंशन किया था कि स्क्वायर वाला पार्ट ऊपर के रिस्पेक्ट में बात करो या फिर वर्टिकली ऐसा भी कंसिडर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारे के सारे पोजीशन एग्जैक्टली सेम होते हैं, सारे पोजीशन सेम होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में en रखो या वर्टिकल में en रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एग्जैक्टली। जब मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो सेम टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो en को अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस नहीं कर सकते थे, इसलिए कभी भी हम लोग इस पार्टिकुलर केस में ज्योमेट्रिक आइसोमर वाले पार्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अगर A4 हुआ और एक बाइडेंटेट लिगेंड हुआ तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। फिर उसमें एक और कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं हम लोग। मान लो ये केस लेके चलते हैं, m के साथ A4 के जगह पे हम लोग A3 कर सकते हैं, और A3 वाले पार्ट के बाद BCD ले लेते हैं सीधा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। फिर B2C ले सकते थे या फिर BC2 ले सकते थे, हम तीनों को डिफरेंट कर दिए। तो पहला पार्ट, एक तो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो रेफरेंस लेवल बनाने के लिए देख के भी बोल सकते हैं कि मान लो हम लोग एक पोजीशन पे B को डाले, तो उसके डायगोनली अपोजिट में C डाल सकते हैं, उसके डायगोनली अपोजिट में D डाल सकते हैं, उसके डायगोनली अपोजिट में A डाल सकते हैं। मतलब डायगोनल्स पे B के साथ A, B के साथ C, B के साथ D, तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा ही करेगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कभी सवाल देगा तो सवाल में बस ये देखना कि डायगोनली अपोजिट पोजीशंस पे दो वेरिएशंस पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पे पॉसिबल था, जैसे ऊपर वाला केस है, अगर मान लो MA4BC, तो एक पोजीशन पे B डाला, इसके डायगोनली अपोजिट में A डाला, या फिर इसके डायगोनली अपोजिट में C डाला। दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, डायरेक्टली यहाँ से बोला जा सकता है। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो बनाएंगे कैसे? तो 4 मेंबर्ड रिंग, और 4 मेंबर्ड रिंग वाले पार्ट में जो B वाला पार्ट है ये ऊपर अगर रखा, तो इसके अपोजिट में A वाले पार्ट को डाल सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। अब जैसे अगर A को डाला तो चलो ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि डायगोनली अपोजिट में A को डाला, एक पॉसिबिलिटी। उसके अलावा फिर हम लोग डायगोनली अपोजिट में दूसरे ग्रुप को डाल देते हैं। B वाले पार्ट के डायगोनली अपोजिट में C वाले पार्ट को डाले, या फिर B के डायगोनली अपोजिट पे D वाले पार्ट को डाले। ये तीन पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके चल लेते हैं। अब अगर मान लो कि हम लोग को बाकी ग्रुप्स को प्लेस करना है, तो B के रिस्पेक्ट में जब A वाले पार्ट को अपोजिट पे डाला, तो बाकी अपने पास CD खाली है, इसको नीचे मेंशन कर रहे हैं हम। C वाला पार्ट खाली है, D वाला पार्ट खाली है, और A वाले पार्ट की भी दो एटम्स खाली हैं। तो एक काम करते हैं, पहली पॉसिबिलिटी हम लोग C को प्लेस कर देते हैं। तो जब C को प्लेस करेंगे तो चारों में से कोई भी एक पोजीशन पे प्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे वापस से ये हो सकता है, जैसे C को प्लेस कर दिया तो ये भी हट गया, वापस बचा क्या? तो D बचा है और A2 बचा है। तो अगर हम लोग D को प्लेस करना चाहे, तो अब D को प्लेस करने के लिए अपने पास दो पोजीशंस है, C के अपोजिट में D, या फिर C के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे D। तो यहाँ से दो आइसोमर्स और निकल के आ सकते हैं। मतलब एक पॉसिबिलिटी, C के अपोजिट में D वाले पार्ट को डाला, तो A के लिए अब कोई जगह नहीं है, दो ही जगह है, दोनों सेम टाइप का, यही एक ऑप्शन होगा।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये लेके चल सकते हैं हम लोग कि स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर वाले पार्ट में डी वाले पार्ट के अपोजिट में ए था, और उसके अलावा बाकी बचे पोजीशंस में सी जहां था वहीं डाल दिया बी के लिए, बट डी वाले पार्ट को इसके डायगोनली अपोजिट नहीं डाले, इसके जस्ट बगल में डाले, तो दोनों एडजेसेंट पोजीशन सेम है। मतलब ऊपर वाला पार्ट हो या नीचे वाला पार्ट है तो हॉरिजॉन्टल, दोनों एडजेसेंट पोजीशन सेम है। तो इस केस में आराम से डी वाले पार्ट को एक जगह पे डाल सकते हैं, तो ए वाले पार्ट के लिए अपने पास दो ही पोजीशन अवेलेबल है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो इस केस में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि चलो ठीक है भाई, सी के रिस्पेक्ट में जो ये पहला स्ट्रक्चर है, बी के अपोजिट में ए तो था पहली पॉसिबिलिटी, उसके अलावा सी के अपोजिट में डी चला गया। जबकि नीचे वाले केस में स्ट्रक्चर 4 बोल देते हैं इसको, बी के अपोजिट में ए था बट सी के अपोजिट में भी ए निकल के आया, मतलब सी के अपोजिट में डी वाला पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब बी के अपोजिट में ए रहते हुए भी अपने पास दो पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 4। तो ये भी चीज हम लोग को अब चेक करते रहना पड़ता है मोस्टली जब हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कि पहले तो एक यूनिक पोजीशन की बात किए, फिर बाकी बचे 4 पोजीशन में भी यूनिक पोजीशंस हैं, तो उसमें हो सकता है कि दूसरे ग्रुप आपस में भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट पोजीशन पे जा सकते हैं। खैर ये दोनों स्ट्रक्चर्स यूनिक थे तो दोनों को काउंट करके चल लेंगे, पहला स्ट्रक्चर और चौथा। उसके आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। बी के रिस्पेक्ट में सी वाला पार्ट अपोजिट चला गया, तो बाकी बचा क्या अपने पास फिल करने के लिए, तो उसके इसमें 3 ए एटम्स हैं, उसके अलावा एक डी एटम है, बी और सी तो खत्म हो चुका है। तो जब 3 ए एटम और एक डी एटम है तो डी वाले पार्ट को एक जगह प्लेस कर दिया। अब 3 पोजीशंस है, तीनों एक ही एटम है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ भी यूनिक नहीं रहेगा, कोई भी एक ए को डालो या दूसरे को डालो या तीसरे को डालो एग्जैक्टली सेम ही चीज रहेगा। इसका मतलब सेकंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग कोई दूसरा पार्ट नहीं बना सकते, अब ये एक ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद बी के रिस्पेक्ट में डी की बात करते हैं, तो खाली रह गया अपने पास ए का 3 एटम और उसके अलावा सी वाला पार्ट, तो कहीं पे भी सी को डाले किसी भी एक पोजिशन पे, तो बाकी 3 पोजिशन ए वाले पार्ट के लिए है, तो तीनों पोजीशन पे ए ही जाएगा, तो कोई भी नया पार्ट निकल के नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोग एक ही स्ट्रक्चर की बात कर सकते थे। तो टोटल अभी तक तो 4 स्ट्रक्चर निकल के आ गया कि बी के रिस्पेक्ट में ए को डाल दिया अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में सी को डाल दिया, बी के रिस्पेक्ट में डी को डाल दिया। अगर मान लो कि हम लोग सेम कंसिडरेशन सी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, सेम कंसिडरेशन डी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तो क्या होता? तो जैसे एक पार्ट डिस्कस करके देख सकते हैं। मान लो कि हम लोग का एक पार्टिकुलर पोजीशन सी के लिए हो गया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पहले ए को ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी एक पोजीशन हम लोग सी का हो गया और इसके रिस्पेक्ट में बी को लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि बी वाले पार्ट को तो ऑलरेडी काउंट कर चुके थे सेकंड वाले केस में, बी के रिस्पेक्ट में सी, तो सी के रिस्पेक्ट में बी बोलो या बी के रिस्पेक्ट में सी बोलो, दोनों सेम चीज है, तो लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक काम कर सकते हैं, सी के रिस्पेक्ट में डी वाले पार्ट को ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब हम लोग सी के रिस्पेक्ट में ए वाले पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो उस केस में फिर हम लोगों के पास बी वाला पार्ट बचेगा और उसके अलावा डी वाला पार्ट बचेगा और दो ए के एटम्स हो गए, ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकता है। तो एक चीज देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये जो स्ट्रक्चर नंबर 5 है इसमें सी के अपोजिट में ए है, तो सी के अपोजिट में ए कहाँ कहाँ पे है ऐसा कंसिडरेशन देख लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में सी के अपोजिट में ए तो नहीं था, ये नहीं हो सकता। दूसरे केस में भी सी के अपोजिट में ए नहीं था, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे केस में सी के अपोजिट में ए एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी है जो यहाँ से कॉमन हो सकता है 5 नंबर वाले पार्ट में। और फोर्थ ऑप्शन में भी सी के अपोजिट में ए वाला पार्ट है, मतलब हो सकता है कि स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 ये दोनों फिफ्थ वाले पार्ट के जैसा निकल के आए, तो फिफ्थ को फिर काउंट नहीं करेंगे। तो पॉसिबिलिटी चेक करके देख लेते हैं। जब सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट था तो बी वाले पार्ट को कहीं पे प्लेस किया, अब इसके अलावा इसके अपोजिट में डी को डाला, तो एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आएगा। और उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी ये लेके चल सकते हैं कि हम लोग के सी के रिस्पेक्ट में डी वाला पार्ट अपोजिट गया, सॉरी ए वाला पार्ट अपोजिट गया, तो इस बार हम लोग बी के एडजेसेंट पोजीशन पे डी को डाल देंगे, तो ए वाले पार्ट के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो एक बार हम लोग सारे ऑप्शंस को मैच करा के देख लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर 5 देखे तो सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है, जो कि स्ट्रक्चर 3 और 4 में सेम निकल के आया था। सी के रिस्पेक्ट में हम लोग आराम से रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है,
और दूसरा स्ट्रक्चर 4 वाले पार्ट में भी सी के रिस्पेक्ट में ए वाला पार्ट अपोजिट है। तो उसके आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर 5 में बी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट है। तो बी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट, ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 3 में लेके चल रहे थे। बी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट है तो उसके वजह से ए के अपोजिट ए निकल के आएगा। तो जब बी के अपोजिट डी था तो ए के अपोजिट ए अपने आप निकल के आ गया। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर नंबर 5 बनाया है ये ऑलरेडी हम लोग 3 वाले पार्ट में कंसिडर कर चुके हैं, ये अपने काम का स्ट्रक्चर नहीं है, इसको छोड़ दिया। फिर स्ट्रक्चर नंबर 6 के बाद 7 की बात करते हैं। तो सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, बी के बगल में डी है और ए के बगल में ए है। ये स्ट्रक्चर नंबर 4 वाले पार्ट को देखो। स्ट्रक्चर नंबर 4 में सी के अपोजिट में ए है, बी के 90 डिग्री मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे डी है और ए के बगल में ए वाला पार्ट, या फिर नीचे साइड से भी देख सकते हैं, ए के बगल में ए वाला पार्ट है। और नीचे वाला पार्ट ही देखना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि सी के अपोजिट ए हम लोग ऑलरेडी कंसिडर करते हुए काम कर रहे थे। पहला चीज, सी के अपोजिट में ए हो गया, वो तो मैच कर गया यहाँ से। उसके अलावा बी के 90 डिग्री पे डी है, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे, तो बी के 90 डिग्री पे डी है, ये भी मैच कर गया। ए के 90 डिग्री पे ए है, तो यहाँ से ए के 90 डिग्री पे ए, ये भी मैच कर गया। तो ये स्ट्रक्चर 7 वाला पार्ट भी अपने काम का नहीं है, ऑलरेडी इसको काउंट कर चुके हैं हम लोग, इसको कंसिडर करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट वाले केस की बात करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 6 वाले पार्ट में जब सी के रिस्पेक्ट में डी को अपोजिट डालेंगे तो ऐसा केस कहाँ कहाँ लेके चले हम लोग। तो पहला केस, सी के अपोजिट में डी डाला है, तो यहाँ से अगर पॉसिबिलिटीज कंसिडर करना शुरू करें, सी के अपोजिट में डी और कहीं डाले थे क्या? नहीं, और कहीं नहीं डाले थे। तो जब हम लोग सी के अपोजिट में डी को डालेंगे तो बाकी क्या बच गया? तो 3 ए बच गए और एक बी वाला पार्ट बच गया। तो 3 ए और एक बी है, इसका मतलब बी को कहीं भी डाल दो और ए वाले पार्ट को कहीं भी डाल दो। तो शायद ऐसा ही स्ट्रक्चर पहले वाले केस में निकल के आया था कि जब सी के अपोजिट में ए है तो उसके बाद बाकी बचे 4 पोजीशंस में बी को कहीं भी डाल दो और ए को कहीं भी डाल दो, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर अपने काम का नहीं होगा। तो जैसे स्ट्रक्चर जब हम लोग बना के इसको समझेंगे तो इतना स्ट्रक्चर समझने के लिए कम से कम हमको लगता है कि 5 मिनट का टाइम चाहिए। 5 मिनट का टाइम नहीं होता है, मतलब 5 मिनट अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे पड़े तो मेरे हिसाब से इतना तो फुर्सत तुम्हारे पास भी नहीं होगा। अगर ऐसा सवाल आता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और तुमको अगर बाई डिफॉल्ट जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है MA3BCD, तो सीधा इसका 4 आइसोमर होगा, ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। अगर ये फैक्ट याद नहीं है तो हम सजेशन देंगे कि सवाल को छोड़ करके लास्ट में ट्राई करना, अगर फुर्सत मिल गया कि चलो ठीक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करना है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे तो उसमें एक तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि कौन सा स्ट्रक्चर छूट गया ये ध्यान नहीं होता। बहुत ही पेशेंटली धीरे धीरे काम करना होता है कि पहले एक की रिस्पेक्ट में दूसरे को रखा, फिर बाकी पोजिशंस को भी देखा। तो पहले यूनिक पोजीशन देखा, सारे पोजीशन, जैसे मैंने क्या किया, तो पहले बी के रिस्पेक्ट में ए को रखा, फिर बी के रिस्पेक्ट में सी को रखा, बी के रिस्पेक्ट में डी को रखा। अब बी के रिस्पेक्ट में ए वाले पार्ट को रखते हुए बाकी 4 पोजीशंस में सी के रिस्पेक्ट में डी को अपोजिट रखे और सी के रिस्पेक्ट में ए को अपोजिट रखे। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी निकल के आया। जब दूसरे वाले केस की बात कर रहे थे तो उसमें 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी निकल के भी नहीं आया, तीसरे में भी 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी निकल के नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ से 4 स्ट्रक्चर निकल के आ गया। तो ये तो बना लिए, बट फिर भी टाइम टेकिंग चीज है। अगर ये फैक्ट याद रहा कि MA3BCD है तो 4 आइसोमर होगा, तभी सवाल को ट्राई करना। अदरवाइज मेरे हिसाब से थोड़ा लास्ट में ट्राई करना कि चलो देख लेते हैं बना करके कि इसमें कितने स्ट्रक्चर्स निकल के आ सकते हैं। कभी भी सवाल में 4 से ज्यादा स्ट्रक्चर वाला पार्ट नॉर्मली नहीं देना चाहिए, क्योंकि 4 से ज्यादा स्ट्रक्चर देगा तो बनाने के लिए कम से कम 3 मिनट 4 मिनट का टाइम चाहिए होगा। इतना टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि सवाल छोड़ करके किसी दूसरे को ट्राई कर लो, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा सही से बना पाए। इसमें ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रक्चर बना लेंगे तो सही ही बनेगा, बना भी लिया पता चला तभी भी गलती बना दी है तो और ज्यादा दिक्कत है। तो इसीलिए ये सवाल अगर पूछा कि ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो बस ये देखना कि यूनिक पोजीशंस वाले पार्ट पे हम लोग ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे बी के रिस्पेक्ट में बोला था कि डी को रख सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में सी को रख सकते हैं। तो 2 भी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, इतने से अपना काम होगा। बट स्ट्रक्चर बनाते वक्त अगर ये 4 का फैक्ट याद नहीं है कि MA3BCD टाइप स्ट्रक्चर में 4 आइसोमर होंगे, तो सीधा सवाल को छोड़ करके आगे मूव कर जाना, बाद में इसको आराम से एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते हुए काम कर सकते हैं। तो इसमें वैसे एक और केस है जो हम लोग को डिस्कस करना है और ध्यान भी रखना होता है, शायद तुम लोग को याद भी होगा। एक ये केस है,
जैसे MA3 में हम लोग जो BCD है उसके जगह पे ऐसा कर सकते थे, केवल B3 वाला पार्ट। और ये केस तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी में भी देखा होगा, MA3B3। तो एक पॉसिबिलिटी इसमें ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग, जैसे पहले तो ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ए के रिस्पेक्ट में ए को अपोजिट में डाला, एक पॉसिबिलिटी, और फिर ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट में डाला, दूसरी पॉसिबिलिटी। मतलब दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकल के आ सकता है, तो ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेगा। कैसे शो करेगा? तो पहले स्ट्रक्चर में ए के अपोजिट में ए डालेंगे, बट दूसरे स्ट्रक्चर में ए के अपोजिट में कभी भी ए नहीं डालना है, हमेशा ए के अपोजिट में बी डालना है। तो देख लेते हैं, पहले ए के डाला, उसके अपोजिट में दूसरा ए डाल दिया। अब बचा क्या? तो अपने पास चार पोजीशंस हैं, चारों सेम टाइप के हैं, और एक ए को फिल करना है और तीन बी को फिल करना है। तो कहीं पे भी ए को डाल देते हैं, किसी भी एक पोजीशन पे ए को डाल दिया, तो बाकी बी को डालने के लिए तीन पोजीशन थे और कोई जगह भी नहीं है। ये पहला केस हो गया। और दूसरा, हम लोग ए के अपोजिट में ए को नहीं डालेंगे, ऐसा हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो ए के अपोजिट में हम लोग ए को नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे बी को डाल दिया, एक पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद दो ए बचा और दो बी बचा, तो क्या कर सकते हैं? तो ए को प्लेस किया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ए के अपोजिट में बी होना चाहिए, ए के अपोजिट में ए नहीं निकल के आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ पे ए को प्लेस किए हैं ब्लू वाला, इसके अपोजिट में हम लोग ए नहीं डाल सकते, बी को डालेंगे। चलो ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है अपना। फिर दो पोजीशन में से कहीं भी किसी एक पोजीशन पे ए वाले पार्ट को डाल दिया, तो अब तो बी का एक ही आइटम है, आराम से उसको प्लेस कर दिया। तो पहले वाले केस में ए के डायगोनली अपोजिट में ए था, जबकि दूसरे वाले केस में ए के कभी भी डायगोनली अपोजिट ए नहीं था। मतलब ए के बगल में ए है, उसके अलावा ये रेड और ब्लू वाला ए भी आपस में बगल बगल में ही है, डायगोनली अपोजिट डिस्टेंस पे कहीं भी नहीं है। तो इस केस में ये दो ही पॉसिबिलिटीज निकल के आती है जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, और इसका नाम भी तुम लोगों को याद रखते हुए काम करना है। दूसरे वाले केस को हम लोग फेशियल आइसोमर बोलते हैं, और पहले वाले पार्ट को हम लोग मेरिडिनल आइसोमर बोलते हैं, जिसमें पहले वाले को हम लोग मर से डिनोट कर सकते हैं और दूसरे वाले पार्ट को फेक से डिनोट कर सकते हैं। और फेशियल और मेरिडिनल, ये दो नाम ध्यान रखना है। और क्यों ऐसा बोलते हैं फेशियल और मेरिडिनल, तो उसको यहाँ से समझा जा सकता है। अगर हम लोग सारे के सारे ए एटम्स को या सारे के सारे बी एटम्स को आपस में कंबाइन करें, जैसे इस कॉर्नर वाले पार्ट से यहाँ के कॉर्नर को ज्वाइन किया, उसके अलावा यहाँ से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन किया, और उसके अलावा यहाँ से तीसरे कॉर्नर वाले पार्ट को ज्वाइन किया, तो इन तीन कॉर्नर्स को ज्वाइन करने से हम लोग को एक फेस का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं, एक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में सेंटर था, तो इस सेंटर वाले पोजीशन में हम लोग के पास ए है, उसके अलावा दो कॉर्नर्स पे ए है, और बाकी नीचे कॉर्नर्स पे बी दे रखा। तो अगर हम लोग इस सेंटर वाले पोजीशन से ये दोनों ए वाले पोजीशन को ज्वाइन करेंगे, तो उस केस में एक फेस पे ये तीनों एटम्स हम लोग को दिखाई देंगे। तो तीनों एटम्स अगर फेस पे एग्जिस्ट कर रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टर्म फेशियल आइसोमर आराम से यूज करते हुए चल सकते हैं। तो अगर सारे ए 90 डिग्री पे आएंगे, तो उस केस में फेशियल टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आएगा। इस चीज को हम लोग, मतलब सारे के सारे ए एटम्स 90 डिग्री पे होंगे, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल शेप था उसके एक फेस पे तीनों एटम्स आएंगे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे टर्म फेशियल आराम से बोल सकते हैं। और दूसरे वाले केस में ऐसा फेस टाइप के पार्ट पे एटम्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मेरिडियनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दे भी रखा है, तो इस पार्ट को भूलने का कोई अपने पास स्कोप नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना इन सब केसेस का। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस मेरे हिसाब से तुमको नहीं पूछेगा। कॉम्प्लिकेटेड केस में जैसे एक ये हम लोग कंसिडरेशन लेके चल सकते थे कि एम के साथ ए बी सी डी ई एफ ये कंसिडर कर रहा है, तो बनाया जा सकता है आइसोमर, इसमें बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बस बनाते वक्त क्या करना है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट, ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट, ए के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट, ए के रिस्पेक्ट में ई अपोजिट, ए के रिस्पेक्ट में एफ अपोजिट। पहले तो ये बेसिक पॉसिबिलिटी हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो जब ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट में डालेंगे, तो इसके अंदर भी हम लोग ये कंसिडरेशन ले सकते हैं कि जैसे हम लोग को बाकी बचे आइटम्स में सी डी ई एफ रखना है, तो एक पॉसिबिलिटी इसमें ये कंसिडर कर सकते हैं, सी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट, सी के रिस्पेक्ट में ई अपोजिट,
और सी के रिस्पेक्ट में एफ अपोजिट। यहाँ पे फिर फर्दर कोई पॉसिबिलिटी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि 4 पोजीशंस में से यूनिक वाले पार्ट को फिक्स कर दिया तो बाकी को बाय डिफॉल्ट वहीं पे जाना पड़ेगा। फिर दूसरे वाले केस में ए के रिस्पेक्ट में जब सी अपोजिट होगा तो फिर बाकी पॉसिबिलिटीज में हम लोग आराम से बी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में ई अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में एफ अपोजिट, ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। फिर थर्ड वाले केस में भी सेम कंसिडरेशन, फोर्थ में भी सेम कंसिडरेशन, फिफ्थ में भी सेम कंसिडरेशन। बट उसके बाद ये जो पहला वाला पार्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, इन सब में जो जो कॉमन पार्ट होगा उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो सकता है, बट स्टेप वाइज काम करेंगे तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेशन तब होगा जब इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन्वॉल्व कर देगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो पहले तो सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, फिर हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये देखो कि कौन सा पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है। जो जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा उसका दो दो केस निकलेगा, मतलब उसका, क्योंकि ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा, कभी भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसका डी और एल फॉर्म, मतलब उसका एनाइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करता ही करता है। तो कोई भी एक पार्ट अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हमेशा उसका पेयर के फॉर्म में सब कुछ चलेगा। तो एक पार्ट और दूसरा पार्ट पेयर। तो जहां जहां के केसेस में, मतलब टोटल तो यहाँ पे कितने केसेस हो गए, 5। 5 में सी के अपोजिट में डायरेक्शन में डी डाल दिया, तो चलो ठीक है, एक केस तो यहाँ से लेकर के चल सकते हैं। एक तो ऊपर का केस खुद हो गया, उसमें भी 3 केस, मतलब पहले वाले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, पांचवें में 4। इस 20 में से कुछ पार्ट हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, जो कॉमन निकल के आएगा ही आएगा। मान लेते हैं एक अजम्पशन कि अपना आंसर 12 निकल के आया, अजम्पशन लेके चल लेते हैं। तो इस 12 में जो भी पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और क्योंकि सारे एटम डिफरेंट हैं तो सारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। इसका मतलब टोटल डी एल फॉर्म 12 का 2 गुना, मतलब 24 स्ट्रक्चर अपने स्टीरियो आइसोमर में आराम से कंसिडर किया जा सकता है। जब ऑप्टिकल आइसोमर कंसिडर करेंगे तो वहां पे हम लोग इस केस को लेते हुए चलेंगे। अब एक केस में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे कि चलो ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। वैसे एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, तो तुम्हारे काम का होगा। एम के साथ A2 और बाइडेंटेड लिगेंड का 2 यूनिट लेके चल लेते हैं। तो जैसे एक चीज अभी डिस्कस किया था कि जो इथाइलिन डाइअमीन है ये कभी भी डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे नहीं जा सकता। तो अगर डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे नहीं जा सकता तो देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे एक पॉसिबिलिटी ए के अपोजिट में ए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ए के अपोजिट में ए नहीं होगा, ई एन वाला पार्ट होगा। मान लो ये कंसिडरेशन लेके चलते हैं। तो इसमें होगा क्या कि ए के अपोजिट में ए डाला तो ई एन वाले पार्ट को यहाँ डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, और दूसरी एन को अपोजिट में डाल सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ए के अपोजिट में ए को नहीं डालना है तो ऊपर ए डाल दिया, दूसरे में ए को नहीं डालना था तो ई एन वाले पार्ट को एक जगह से अटैच कर दिया नीचे से जस्ट बगल वाले पार्ट में। बाकी बचा क्या, तो 3 पोजिशंस हैं। तो अगर 3 पोजिशंस है तो हम लोग ई एन को तो बगल वाले पार्ट भी डाल सकते हैं, तो यहाँ ई एन डाल सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, या फिर हम लोग ई एन वाले पार्ट को इस साइड डाल सकते हैं। दोनों में से कहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह ई एन सेम टाइप से ही है। तो इस केस में अगर ई एन को प्लेस किया तो ए को यहाँ प्लेस कर सकता है। तो पहले वाले केस में ए वाला पार्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पे ट्रांस, दूसरे में 90 डिग्री मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे, तो हम लोग सिस स्ट्रक्चर आराम से वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो पहले वाले में ट्रांस स्ट्रक्चर, दूसरे वाले केस में सिस स्ट्रक्चर। इसका मतलब 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। एक ये केस है जिसको काफी अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट मेरे हिसाब से इससे कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है आइसोमरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो उसके जस्ट बाद हम लोग इन सारे केसेस का डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है और उसका जवाब किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि जैसे मेरे हिसाब से इसको समझना मुश्किल चीज नहीं है, समझ में सबको आता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बचपन से सुनते आ रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसमें कार्बन कंपाउंड्स में। प्रॉब्लम तब होता है ये क्वेश्चन जब आता है तो उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो पहले तो नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शुरू करेंगे, उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में है, जो भी हमको मिलेगा क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन को हम एक ही जगह कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड या आइसोमर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखाएंगे तुम लोगों को, ताकि तुमको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी सवाल कैसे अप्रोच करना होगा
तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना आराम से इस चीज को। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बोलो भाई जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 2.84 बोर मैग्नेटन और ऑप्शन दिया हुआ है A D5 इन स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, D3 इन वीक एज वेल एज इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, D4 एक सेकंड फिर से बोल। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया? 2.84। 2.84 ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ऑप्शन में है D5 स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में, D5 स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में, तो पेयरिंग अगर होगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं, ये नहीं आंसर हो सकता। आगे फिर B है D3 वीक एज वेल एज इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। D3 ठीक है, D3 होगा तो पेयरिंग वैसे भी नहीं होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। और D4 वीक लिगैंड फील्ड, D4 वीक लिगैंड फील्ड। तो अगर D4 लेकर के चलेंगे, वीक लिगैंड फील्ड है तो पेयरिंग तो नहीं होना चाहिए। 3 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। और चौथा है D4 स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेके चलेंगे तो पेयरिंग अगर होगा, हाँ ठीक है, ये 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा, D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सर वो दोनों क्यों नहीं पेयरिंग हुआ? किसमें? D4 में। D4 वाले पार्ट में पेयरिंग क्यों होगा अगर वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है तो? नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो लास्ट का 2 बचा अरे इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग ऐसा थोड़ी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा तो पेयरिंग होगा ही होगा। मान लो अगर पेयरिंग हो गया तो पेयरिंग का मतलब है कि यहाँ 3D खाली हो जाएगा। कहीं भी D3 हाइब्रिडाइजेशन यूज किया है क्या हम लोग? नहीं। तो पेयरिंग कराने का कोई फायदा नहीं है। तो बहुत पहले ही बोला था क्लास में कि पेयरिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग होता ही होता है। डिपेंड करता है कि हम लोग को पेयरिंग की जरूरत है कि नहीं है। अगर जरूरत है तो पेयरिंग हो जाएगा, अगर जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों एक्स्ट्रा पेयरिंग कराएंगे। अगर एक पेयरिंग से मेरा काम चल रहा है तो एक पेयरिंग कराएंगे, अगर 2 पेयरिंग से काम चल रहा है 2 पेयरिंग कराएंगे, अगर सारा पेयरिंग करना तो सारा पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, यस सर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 निकल के आएगा, वो तो तुम लोग को आइडिया होगा ही। 2.84 है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन सीधा 2 आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट? बोलो भैया, और कोई डाउट? अच्छा हाँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों का हम लोग पार्ट सिलेबस टेस्ट शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, ठीक है। और उसका सिलेबस 3 टॉपिक होगा टोटल। हम लोग 11 टेस्ट में इस चीज को डिवाइड किए हैं, 11 टेस्ट है, शायद 12 टेस्ट है, एग्जैक्टली हम शेड्यूल तुम लोग को मेंशन कर देंगे। और 11th क्लास के 3 टॉपिक शुरू के, फिर उसके बाद 3 टॉपिक, उसके बाद 3 टॉपिक, इस टाइप से टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा वो। मतलब टॉपिक वाइज इन द सेंस की पार्ट टेस्ट रहेगा। फुल सिलेबस टेस्ट तो मैं से कोई देता नहीं है, पता नहीं तुम लोग क्या डर लगता है फुल सिलेबस में, जबकि कितने बार बोला है कि फुल सिलेबस टेस्ट दो। अब फुल सिलेबस का टाइम है, पार्ट सिलेबस टेस्ट का टाइम नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्ट सिलेबस टेस्ट चलेगा। 2 फॉर्मेट में काम चलेगा। एक तो जो सिलेबस है उससे रिलेटेड एक छोटा सा असाइनमेंट रहेगा तुम्हारे पास, जो हम लोग मतलब पेपर के फॉर्मेट में हम लोग 2 पेपर बना करके चल रहे हैं। तो एक तो पेपर तुम लोग असाइनमेंट के फॉर्म में डायरेक्टली हम लोग बेस से चले जाएंगे, उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा वही पार्ट सिलेबस टेस्ट जो है वो ऑनलाइन एग्जाम में भी चलता जाएगा। तो जो सिलेबस है, जिस टॉपिक के हिसाब से हम लोग सारा का सारा पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, वो सिलेबस तुम लोगों को एक्सेल शीट में PDF में कन्वर्ट करके हम लोग मैसेज कर देंगे, उसी ग्रुप में ही मैसेज कर देंगे। और जो भी तुम्हारा टेस्ट का शेड्यूल होगा वो शेड्यूल हम लोग मेंशन करते जाएंगे। अपने हिसाब से भी कर सकते हैं तैयारी, तुमको जब टेस्ट देना है तब आराम से टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट दो तभी मालूम पड़ेगा तुम लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। जो टॉपिक में दिक्कत होगा उस चीज को हम लोग अलग से डाउट क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। क्लासेस कंटिन्यू। क्या क्या क्या? जो चैप्टर का टेस्ट होगा वो 3 करके वो रिवाइज करवा देंगे क्या ऐसे क्लास में? हाँ, तो क्लास इसलिए लगाए भी हैं कि उस टॉपिक से रिवीजन करा देंगे, इसलिए हम लोग 3 ही टॉपिक रखे हैं, ताकि हम लोग के पास भी पेपर बनाने का सफिशिएंट टाइम हो और पढ़ाने का, तो रिवीजन चलता जाएगा। और वो टॉपिक्स के ये क्या बोलते हैं पार्ट, मतलब एक्चुअल में जैसे रवि सर से डिस्कशन हो रहा था तो बोले सर बायोलॉजी में पूरा क्या पढ़ाएंगे उसमें, तो मेन टॉपिक्स उसमें जो होगा वो डिस्कशन कर लेंगे। और
बाकी तुम्हारा खुद से काम होगा पढ़ने का। फिजिक्स में थोड़ा बहुत रिवीजन कर देंगे, फॉर्मूला दे करके जो क्वेश्चन उनका डिस्कशन कर लेंगे उससे रिलेटेड। और केमिस्ट्री में भी अगर फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो डिस्कशन कर लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग है तो डिस्कशन कर लेंगे, पी ब्लॉक में क्या डिस्कशन करेंगे अगर करना भी है तो उन सब चीजों को तुम लोगों को खुद से ही देखना पड़ेगा थोड़ा, बट अदरवाइज बाकी सारे टॉपिक्स का रिवीजन हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो शेड्यूल तुम लोग को मिल जाएगा, 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास तो जैसा चल रहा है, बट 2-3 दिन के अंदर शेड्यूल मिल जाएगा और अपना टेस्ट वगैरह अपियर होना शुरू कर देना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्लास का टाइम हो गया। सर हाँ सर ये डी एंड एफ ब्लॉक में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा बता दीजिए ना। सब इम्पोर्टेंट है। उसका कुछ लाइंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो जो लाइंस में कंफ्यूजन हो रहा है, लाइंस पूछ लिया करना कि सर इसमें इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इनऑर्गेनिक में हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते, तो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, चलो भी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।